डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में डायरिया अर्थात अतिसार के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। दस्त या डायरिया किसे कहा जाता है, यह कितने प्रकार का होता है, इस समय पर हम रोगी को क्या आहार दें जिससे कि उसकी रोग की स्थिति में शीघ्र सुधार आ सके, इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। अतिसार किसे कहा जाता है? उदर से निकासी की असाधारण प्रक्रिया को अतिसार या डायरिया कहा जाता है। अतिसार की स्थिति में मल बहुत पतला होता है, यह पानी जैसा हो जाता है तथा बार बार निष्कासित होता है। शरीर में जल, सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है। मल का कोई आकार नहीं होता है। जब मल के साथ रक्त या म्यूकस भी निष्कासित होने लगता है, तब इसे डिसेंट्री या पैचिश कहा जाता है। अर्थात डायरिया के समय या दस्त के समय जो मल है उसका कोई स्वरूप नहीं रहता है, कोई शेप नहीं रहता है, काफी पतला होता है और वह पानी जैसा हो जाता है और इस कारण से वाटर का काफी सारा लॉस बॉडी में से होता है और वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम लॉसेस भी होते हैं, इसलिए शरीर में जल, सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है। इस स्लाइड में अतिसार के प्रकार को समझाया गया है। अगर हम अतिसार के प्रकार देखते हैं तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है दैहिक अतिसार या ऑर्गेनिक डायरिया। जब पाचन संस्थान के किसी भी अंग में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है, तब इसे दैहिक अतिसार कहते हैं, जैसे पेचिश, टाइफाइड आदि रोग में। अर्थात जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी ऑर्गन में कोई भी विकार या दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम दैहिक अतिसार कहेंगे। दूसरा होता है क्रियात्मक अतिसार या फंक्शनल डायरिया। इसका मुख्य कारण मानसिक संवेग, तनाव, चिंता होता है। संवेगात्मक तनाव के कारण नाड़ी संबंधी तथा मांसपेशियों की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस कारण से क्रियात्मक अतिसार हो जाता है। आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली में भौतिक, रासायनिक या जीवाणु के कारण जलन होने से भी अतिसार हो जाता है और इस प्रकार का जो अतिसार होता है या इस प्रकार का जो रोग होता है वह अधिकांशतः ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के समय पर होता है। इस रोग के फैलने का मुख्य कारण होता है दूषित जल, दूषित दूध एवं पेय पदार्थ, बासी एवं दूषित भोजन, सड़े गले फल आदि। तीव्रता के आधार पर भी अतिसार को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है तीव्र अतिसार जिसे कि एक्यूट डायरिया कहा जाता है। यह अतिसार जो होता है यह अचानक शुरू होता है और कम अवधि का या अल्प अवधि का होता है, अर्थात यह लंबे समय तक नहीं चलता है जबकि शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। यह करीब 24 से 48 घंटे तक यानी 1 से 2 दिन तक रहता है। इस समय पर मल बहुत पतला हो जाता है, पेट में दर्द के साथ मरोड़ एवं ऐंठन होती है। मल अधिक मात्रा में तथा बार बार निष्कासित होने लगता है। तीव्र अतिसार के अगर हम कारण देखें कि किन कारणों से तीव्र अतिसार हो जाता है तो यह देखने में आता है जब रोगी के द्वारा सड़े गले फल, सब्जियों का सेवन किया जाता है। दूसरा होता है बासी, बिना ढका हुआ दूषित भोजन के सेवन से भी तीव्र अतिसार या एक्यूट डायरिया हो जाता है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स के कारण से भी एक्यूट डायरिया हो जाता है। कीटाणुओं के संक्रमण के कारण से भी तीव्र अतिसार होता है। इसके अलावा कई जीवाणु भोजन में प्रवेश कर उन्हें विषाक्त बना देते हैं, जैसे सॉल्मेनेला, स्टेफाइलोकोकल जीवाणुओं की विषाक्तता के कारण से भी तीव्र अतिसार हो जाता है। पोषक तत्वों की कमी से, रक्त में यूरिया की अधिकता से, उपापचय में असंतुलन से, संवेगात्मक अस्थिरता तथा मानसिक तनाव से या अन्य किसी रोग होने पर भी तीव्र अतिसार
हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं तीव्र अतिसार में उपचार की, कि अगर किसी व्यक्ति को तीव्र अतिसार हो गया है या एक्यूट डायरिया हो गया है तो उसका कैसे उपचार किया जा सकता है या किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह अतिसार जो होता है कम समय का होता है, अतः रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम लेना चाहिए। मल के बार बार निकलने से शरीर में जल की काफी कमी हो जाती है और जल की पूर्ति के लिए नमक, चीनी का घोल, फलों का रस, चावल का पानी, छाछ, दाल एवं सब्जियों का सूप, जौ का पानी आदि दिया जाना चाहिए। मल के साथ शरीर से सोडियम और पोटेशियम लवण की अधिक मात्रा भी निष्कासित हो जाती है, अतः इसकी पूर्ति भी की जानी चाहिए। सोडियम की पूर्ति के लिए हम नमक देते हैं और पोटेशियम के लिए फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर तरल भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। इसके अलावा रोग की स्थिति में सुधार होने पर अर्ध ठोस आहार दिया जाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, गुटी हुई मूंग की दाल आदि। रोग ठीक हो जाने पर छने आटे की रोटी, मुलायम सब्जियां एवं फल, उबला हुआ अंडा, मुलायम एवं नरम मांस, कस्टर्ड, खीर आदि रोगी को हम दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे तरह के डायरिया की, जिसका नाम है दीर्घावधि अतिसार या क्रॉनिक डायरिया। यह नाम से ही पता चल रहा है कि यह अतिसार जो होता है काफी दिनों तक रहता है तथा व्यक्ति इससे 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक पीड़ित रहता है, तो इसे दीर्घावधि अतिसार कहा जाता है। इसमें मल कम मात्रा में निष्कासित होता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में मल के साथ जल का निष्कासन भी होता है। इस कारण से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शरीर में अन्य पोषक तत्वों की भी काफी कमी हो जाती है, जिससे कुपोषण हो जाता है तथा व्यक्ति पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है। यह रोग शिशु एवं बालकों में अधिकतर देखने में आता है। अगर हम क्रॉनिक डायरिया के कारण देखें कि किन किन कारणों से दीर्घ अवधि अतिसार हो जाता है, तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक्यूट डायरिया तीव्र अतिसार हुआ है तो उससे ठीक होने के बाद भी व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है अपने खाने पीने का और मिर्च मसालेदार चटपटे भोजन खाता है, तो तीव्र अतिसार के बाद उस व्यक्ति को दीर्घावधि अतिसार या दीर्घकालिक अतिसार हो जाता है। दूसरा कारण होता है उपापचय संबंधी गड़बड़ियां एवं अनियमितता होने पर भी व्यक्ति को क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। बड़ी आंत एवं कॉलोन में विकार या संक्रमण होने पर भी क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। इसके अलावा यकृत से संबंधित रोग जैसे कि सिरोसिस होने पर भी व्यक्ति को क्रॉनिक डायरिया होने की संभावनाएं जो हैं वह बढ़ जाती है। जुलाब के अत्यधिक सेवन से भी क्रॉनिक डायरिया व्यक्ति को हो सकता है। अभिशोषण क्षमता में विकार उत्पन्न होने की कंडीशंस में भी व्यक्ति को क्रॉनिक डायरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम दीर्घकालीन जो अतिसार है उसमें कैसे उपचार किया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन मुख्य बिंदुओं की बात करने जा रहे हैं। रोग की तीव्रता की स्थिति में व्यक्ति को तरल पदार्थ देने चाहिए, जैसे टमाटर का सूप है, फलों का रस है, चावल का मांड है, दाल का पानी है, सब्जियों का सूप आदि दिया जाना चाहिए। शरीर में सोडियम और पोटेशियम लवण की इस समय पर कमी हो जाती है और ये कमी न हो इसलिए रोगी को एक एक घंटे के अंतराल पर इलेक्ट्रोल पाउडर या नमक चीनी का घोल दिया जाना चाहिए। रोग पर नियंत्रण होने पर जौ के पानी को वसा रहित दूध के साथ दे सकते हैं। रोग में थोड़ा और सुधार होने पर अर्ध तरल आहार जैसे कि दाल है, दही है, मसला हुआ केला है, खिचड़ी है, लस्सी है, पतली सूजी की खीर है, चावल को अधिक पकाकर भी हम दही या दाल के साथ दे सकते हैं। ब्रेड या डबल रोटी भी हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं।
इसके अलावा छोटी आंत में अवशोषण क्रिया इस समय पर ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, अतः शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा का दिया जाना बहुत जरूरी होता है। मल के अत्यधिक निष्कासन से शरीर में लौह तत्व की भी कमी हो जाती है, अतः लौह लवण की पूर्ति के लिए आयरन टैबलेट्स या सिरप को दिया जाना चाहिए। साथ ही कई विटामिन जैसे विटामिन B12, नियासिन, फॉलिक अम्ल की भी कमी हो सकती है, अतः खनिज लवण एवं विटामिन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स को भी दिया जाना चाहिए। अतिसार में दही लाभदायक होता है, अतः दही से बनने वाली चीजें जैसे छाछ है, मट्ठा है या दही का एज सच सेवन किया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अतिसार में पोषक तत्वों की आवश्यकता की, कि अतिसार जो होता है वह किस तरीके से हमारी पौष्टिक तत्वों की मांग को प्रभावित करता है। हमें इस समय पर व्यक्ति को कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा को कम करना चाहिए। तो अभी तक हमने बात करी है कि अतिसार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कि ये दो तरह का होता है, दैहिक और क्रियात्मक। अगर तीव्रता के आधार पर देखें तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डायरिया कहा गया था, और किन कारणों से होता है, इस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं पौष्टिक तत्वों की मांग इस डायरिया में कैसे प्रभावित हो रही है, किस तरह से हम इनकी मांग को बढ़ाकर या कम करके उसके रोग में जल्दी सुधार ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा की, कि ऊर्जा की आवश्यकता इस समय जो है 45 किलो कैलोरी प्रति किलो शरीर भार के अनुसार हो जाती है। अगर हम बात करते हैं एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया के रूप में, तो एक्यूट डायरिया के समय जनरली उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो जाती है, और क्रॉनिक डायरिया के समय 2600 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो जाती है। इसी तरीके से जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो क्योंकि प्रोटीन का अवशोषण डायरिया के समय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अतः प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन 100 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 100 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन का मतलब हुआ जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हम 100 जोड़ देंगे, अर्थात व्यक्ति की रिक्वायरमेंट 50 है तो उसमें 100 जोड़ा, तो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई 150 ग्राम प्रतिदिन। परंतु यह जो प्रोटीन हम दे रहे हैं वो सुपाच्य, जल्दी डाइजेस्ट होने वाला, वह उच्च जैविक मूल्य वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है फैट। अतिसार की स्थिति में वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इस समय वसा का पाचन एवं जो अवशोषण होता है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी कारण से यह अतिसार को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए हमें वसा की मात्रा डाइट से कम कर देनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण भी इस समय पर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। रेशेदार जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं वह अतिसार की कंडीशंस को और बढ़ावा देते हैं, अतः भोजन में रेशा रहित भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसे कि मैदे की रोटी है, मैदे की ब्रेड है, मिल का कुटा हुआ चावल है, पकी हुई नरम सब्जियां हैं, या हम कहें जैसे साबूदाना वगैरह जो होता है वह भी इस समय पर हम दे सकते हैं। विटामिन। शरीर में विटामिन सी तथा बी समूह की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति हेतु फलों के रस, सब्जियों के सूप, नींबू की शिकंजी, मौसमी, टमाटर का सूप आदि दिया जा सकता है। नेक्स्ट है खनिज लवण। शरीर में से अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाने के कारण से जल के साथ शरीर में सोडियम और पोटेशियम लवण की भी काफी कमी हो जाती है। अतः शरीर को निर्जलीकरण की स्थिति से बचाने के लिए और साथ में सोडियम और पोटेशियम लवण की कमी को बचाने के लिए 1-1 घंटे के अंतराल पर इलेक्ट्रोल पाउडर और नमक चीनी का घोल दिया जाना चाहिए, और साथ में हम नींबू की शिकंजी भी उस व्यक्ति को दे सकते हैं। इस समय पानी की जो मात्रा होती है वह काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से पानी का लॉसेस हो रहा है, तो पानी की
जो मात्रा है उसे पूर्ण करने के लिए हमें तरल आहार देना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जितना हो सके उसे लिक्विड डाइट दें। अब हम बात कर रहे हैं वर्जित भोज्य पदार्थों की कि अतिसार की स्थिति में कौन से भोजन को नहीं दिया जाना चाहिए या किन चीजों को नहीं दिया जाना चाहिए या क्या चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला होता है रेशेदार भोज्य पदार्थों को इस समय पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेशा जो होता है वह पेट में जाके और जो मूवमेंट है पेरासिल्टिक मूवमेंट उस चीज को और बढ़ाने का कार्य करता है, यानी अतिसार को और बढ़ावा देने का कार्य करता है। मसालेदार एवं सुगंधी युक्त भोजन भी यही सेम कार्य करते हैं कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, क्रमाकुंचन की गति है, उसको बढ़ावा देंगे तो डायरिया को बढ़ावा देगा। अत्यधिक घी, तेल, मक्खन का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। छिलके वाली दाल, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है तो उसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। या छिलके वाले जो पूरी दालें हैं जैसे चना है या मूंग है, इनको भी काम में नहीं लेना चाहिए। आमाशय में अम्ल उत्पन्न करने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको काम में नहीं लेना चाहिए। एक साथ बहुत अधिक मात्रा में भोजन को नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन का प्रयोग वर्जित होता है। सड़े गले सब्जियां या फल, इनका प्रयोग भी वर्जित होता है। अब हम बात कर रहे हैं ध्यान देने योग्य बातों की कि हमें उसकी डाइट प्लान करते समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। हमने देख लिया कि डाइट प्लान करते समय न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देने चाहिए। साथ में बीमारी के साथ भी देखा एक्यूट और क्रॉनिक में कि हमें उसका उपचार करते हुए स्पेशली उस समय पर क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक्यूट है तो क्या ध्यान में रखना है, क्रॉनिक है तो क्या ध्यान में रखना है। जब हम कॉमनली बात करते हैं तो किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट है, पहले हमें तरल आहार देने पर ध्यान देना चाहिए। तरल आहार दो रीजन से दिया जाता है। एक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, पचा नहीं पा रहा है, इसलिए भी हम जो भी फूड दे रहे हैं वो लिक्विड डाइट के फॉर्म में देना है हमें। और दूसरा रीजन, हम जितना लिक्विड फूड देंगे तो उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट कम हो रही है, निर्जलीकरण की जो स्टेज आ सकती है, उससे भी इसके द्वारा बचा जा सकता है। पर मेन रीजन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉपर्ली वर्क न करना, इसलिए इस समय पर व्यक्ति को हमें लिक्विड फूड्स देने हैं। साथ में नमक चीनी का घोल या इलेक्ट्रोल पाउडर को पानी में मिलाकर हम दे सकते हैं, जो कि 1-1 घंटे के अंतराल पे देना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो लवण के लॉसेस हैं या मिनरल के लॉसेस भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। हम दाल का पानी, चावल का मांड, फलों का रस, टमाटर का सूप, दालों का सूप व्यक्ति को दे सकते हैं। जब रोगी तरल आहार पचाने लग जाता है तो हम उसे अर्ध तरल आहार पे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम खिचड़ी, मूंग की घुटी हुई दाल, नरम सब्जियां जिसे कि अच्छी तरह से पकाकर व्यक्ति को दे सकते हैं। जब व्यक्ति अर्ध तरल आहार खाने लग जाता है या पचाने लग जाता है तब हम उसे धीरे धीरे ठोस आहार पे शिफ्ट करते हैं, और इसके लिए हम रेशे रहित आटे की रोटी, इसका मतलब है कि आटे को अच्छे से छान लिया, ऊपर का फाइबर जो है वो हटा दिया, या मैदे की रोटी है, ब्रेड है, हम काम में ले सकते हैं। साथ में नरम सब्जियां हैं, बिना छिलके वाली जो दाल होती है उसको अच्छे से पकाकर काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है डायरिया या अतिसार दस्त, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।